गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको गद्य खंड से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पे प्रकाश डालूंगी, क्योंकि गद्य खंड से आपका सिर्फ यही अध्याय शेष रह गया है और आपको कथा भारती, संस्कृत खंड और काव्य खंड में जितने भी निर्धारित पाठ थे वो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरा समाप्त हो चुका है। अब आपका सिर्फ दोहराव कार्य कराना शेष है। व्याकरण के अंतर्गत भी आप रस, छंद, अलंकार शायद पढ़ चुकी हैं, उसका भी दोहराव कार्य मैं कराऊंगी। आज अभी हमें APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा देखना है। फिर इनके द्वारा संपादित अंश, तेजस्वी मन के संपादित अंश, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ का सार क्या है वो संक्षेप में आपको मैं बता दूंगी। देखिए, भारत रत्न अब्दुल पाकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम अर्थात APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव में हुआ था। ये रामेश्वरम तमिलनाडु में जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम जैनुद्दीन था, जो मछुआरे को किराए पर नाव दिया करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। इस कारण ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से ही प्राप्त किए थे। प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी विद्यालय से प्राप्त करने के लिए या आगे की पढ़ाई करने के लिए, ये हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए इन्हें बाहर जाना पड़ा, जहां पैसे के अर्थाभाव के कारण ये अपने भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ अखबार बांटने का कार्य प्रारंभ कर दिए और अत्यधिक परिश्रमी और धुन के पक्के होने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा काफी सहज तरीके से इन्होंने अर्जित की। आरंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जब ये घर छोड़ के गए तो रामनाथपुर में आकर इन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लिया था। और क्योंकि इनके गांव के आगे की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं था, इसके बाद जब ये रामपुरम में आए हाई स्कूल की शिक्षा के लिए, इसके बाद इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MIT की 600 रुपए फीस भरकर इंजीनियरिंग में इन्होंने दाखिला ले लिया। अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत के बल पर MIT की छात्रवृत्ति भी प्राप्त करने लगे। यहाँ से इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक अर्थात इंजीनियरिंग की उपाधि सफलतापूर्वक अर्जित कर ली। यहाँ इन्होंने एरोडायनेमिक का डिजाइनिंग 3 दिन में असंभव समय में तैयार करके अपने प्रोफेसर का दिल इन्होंने जीत लिया। और वहीं एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिस प्रतियोगिता में लेट अस मेक आवर ऑन एयरक्राफ्ट नाम से लेख लिखकर इन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत कलाम ने एयरक्राफ्ट परियोजना पर कार्य करने हेतु भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश ले लिया। 1962 में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पदार्पण किया। अब्दुल कलाम ने कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में भी सफलतापूर्वक कार्य का निर्वाह किया और एक परियोजना निदेशक के रूप में भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में इनकी स्मरणीय भूमिका थी। इसी के फलस्वरूप 1982 ईस्वी में अंतरिक्ष में रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण संभव हो सका, जिसमें इनका काफी योगदान रहा। इस प्रक्षेपण की सफलता से प्रभावित होकर ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब की सदस्यता भी प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को गति प्रदान करने का श्रेय भी आपको ही जाता है। डॉक्टर कलाम स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र को डिजाइन किया तथा अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपातों का निर्माण स्वदेशी तकनीकी के आधार पर इन्होंने किया।
ये जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक तत्कालीन रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार एवं सुरक्षा शोध के विकास विभाग के सचिव भी रहे। इन्होंने रणनीति प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इनके नेतृत्व व पर्यवेक्षण में ही 1998 में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ही भारत परमाणु शक्ति के संपन्न राष्ट्रों की सूची में सम्मिलित हो गया। इसमें संदेह नहीं कि पोखरण परमाणु परीक्षण में एपीजे अब्दुल कलाम ने संगठनात्मक, तकनीकी एवं राजनैतिक दृष्टि से एक निर्णायक भूमिका निभाई। इस तरह 18 जुलाई 2002 को अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। यद्यपि कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रपति बनने के उपरांत भारत की कल्याण संबंधी नीतियों में रुचि लेने के कारण इन्हें एक सफल राजनीतिज्ञ भी माना जा सकता है। राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2007 तक इन्होंने अपने कार्यकाल को बखूबी संभाला। इसके बाद ये 2012 में भारत के युवाओं के लिए भ्रष्टाचार दूर करने हेतु मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ शीर्षक से एक कार्यक्रम आरंभ किए। ये सारे देश में अनेक स्थानों पर जाकर विशेषतः युवाओं को उत्साहित व पथ प्रदर्शित करते रहे। अच्छा, ये युवाओं को ही क्यों पथ प्रदर्शित करते थे? इसके पीछे क्या कारण था? इनका कहना यह था कि युवाओं में जो अपार शक्ति और ऊर्जा होती है वो ईश्वरीय अंश है, हम ईश्वर के ही अंश हैं। तो ये युवा पीढ़ी से ज्यादा मिलना इसलिए पसंद करते थे कि युवा शक्ति में जो अपार ऊर्जा और शक्ति है, अगर वो अपनी शक्ति और ऊर्जा को पहचानेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र के विकास में अपना भरपूर योगदान देने में वो सफल होगा। इसलिए वो युवाओं से बार बार मिलकर उन्हें आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इनका समग्र व्यक्तित्व देश की युवा पीढ़ी के लिए ही एक सबल प्रेरणा का स्रोत था। कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि ये कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम दक्षिण भारत में रहने वाले थे, परंतु आजीवन शाकाहारी रहे। ये मानवता की भावना से ओतप्रोत थे और देश से गरीबी का पूर्ण उन्मूलन चाहते थे। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना इनकी दिली चाहत थी। भारत के बच्चों और युवाओं के बीच कलाम अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। 27 जुलाई 2015 की सायंकाल अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह प्रकरण पर एक व्याख्यान दे रहे थे। अपने व्याख्यान के अनंतर इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इनका निधन हो गया। इस प्रकार एक महान राष्ट्रवादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक, राजनीतिक, समाज सेवी व साहित्यकार तथा भारत के बच्चों और युवाओं के मन मस्तिष्क में बसा हुआ मिसाइल मैन सदैव के लिए हमसे विदा हो गया। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि इनका हमारे भारत देश के लिए कितना योगदान रहा। ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम युवा वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, आप सबके लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। इनके सराहनीय योगदान के लिए सन 1997 ईस्वी में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भी इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। इन पुरस्कारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, सावरकर पुरस्कार और रामानुज पुरस्कार आदि उल्लेखनीय हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं माय ड्रीम, इंडिया, अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, इग्नाइटिस माइंड्स आदि। इनकी भाषा बिल्कुल सरल, बोधगम्य और प्रवाहमय थी।
अन्य महत्वपूर्ण कृतियां इनकी थीं जो इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम तथा माई जर्नी। इस प्रकार उच्च कोटि के वैज्ञानिक, सर्वप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक, समाजसेवी, मानवता के पुजारी, भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट और विलक्षण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अपनी अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा के आधार पर इन्होंने अपने जिन चिंतन परक विचारों को व्यक्त किया और अपनी आत्मकथाओं के आधार पर जिस मर्मस्पर्शी जीवन का चित्रण किया, वह देश विदेश के प्रत्येक प्रबुद्ध प्राणी के लिए अमिट छाप छोड़ता है। इस प्रकार अगर हम देखें कि हम और हमारा आदर्श, इसमें इन्होंने किस बिंदु पे प्रकाश डाला है, तो संक्षिप्त सार के रूप में देखिए यही है कि हम और हमारा आदर्श नामक जो लेख इन्होंने संपादित किया है, इसमें ये भारत को एक सशक्त एवं पूर्ण विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए विशेषता देश की युवा शक्ति का योगदान आवश्यक मानते थे। अगर देश को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना है तो उसमें इनका ये सोच था कि जब युवा शक्ति हमारी जागरूक होगी तो युवा शक्ति के जागरूक होने पर निश्चित रूप से हमारा देश एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने अपने व्याख्यानों एवं लेखों के माध्यम से देश की युवा शक्ति में निरंतर चेतना जागृत की और उन्हें इस दृष्टि से प्रेरित किया कि वे स्वयं में निहित अपार शक्ति को पहचान कर देश एवं समाज की प्रगति में अपना हर संभव योगदान दे सकें। इस पाठ में डॉक्टर कलाम ने देश के शिक्षार्थियों को यह बोध कराने का चिंतन परक प्रयास किया है कि वे उस सर्वशक्तिमान परमात्मा अथवा उसकी शक्ति या ऊर्जा के अंश हैं और साथ ही इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब भी उसी ऊर्जा का अंश है। ये जितनी भी युवा पीढ़ी है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की ऊर्जा के अंश है। इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ है वह भी सब कुछ ईश्वरीय ऊर्जा का ही अंश है। ये जानते हुए उन्हें अपनी उस ऊर्जा का अधिकाधिक और श्रेष्ठतम उपयोग करने, अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए उन्होंने अपने महत्वपूर्ण आदर्श को प्रस्तुत किया। और इस पाठ में मुख्य रूप से उन्होंने नागरिकों को ये संदेश देना चाहा है कि नागरिक में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एक राष्ट्र की इच्छा होनी चाहिए, एक समृद्ध राष्ट्र की इच्छा होनी चाहिए। इस पाठ का जो सार अंश है, इस सार अंश में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि नागरिकों में समृद्ध राष्ट्र की इच्छा होनी चाहिए। हम और हमारा आदर्श इस अध्याय में कलाम जी ने राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वयं लोगों द्वारा सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने की इच्छा रखने और पूर्ण करने हेतु हृदय से प्रयास करने के लिए उन्होंने कहा है। साथ ही वे भौतिकता व आध्यात्मिकता को एक दूसरे के पूरक भी सिद्ध करने का प्रयास करते थे। उनका ये कहना था कि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अर्थात कलाम जी भौतिकतावादी होने के विरोधी नहीं थे। इनका ये कहना था कि जो भौतिक चीजें हैं उनके प्रति ऐसा नहीं कि हमें लगाव नहीं होना चाहिए। वो भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति के अंदर सुरक्षा, स्वतंत्रता और हर तरह से सुरक्षा का भाव पैदा करती है। इसलिए हमें भौतिकता से अलग हटने की वो प्रेरणा नहीं देते हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को लेकर के हमें आगे युवाओं को आगे आने की इन्होंने सीख दी है। थैंक यू बच्चों, आगे कल बताएंगे।